नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी है जो बताती है कि कैसे बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान शादीशुदा महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच या उसके बाद पैदा हुई हैं। इन महिलाओं से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उनके मायके से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ना कि ससुराल से। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं परेशान हैं क्योंकि शादी के बाद मायके के दस्तावेज मिलना मुश्किल होता है, खासकर जब माता पिता के पास खुद भी दस्तावेज ना हो। रिपोर्ट में अररिया की मुन्नी देवी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो 1 जनवरी 1991 को जन्मी हैं। अररिया जिले की रामघाट कोसकापुर पंचायत में रहती हैं और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र की वोटर हैं। उनका मायका सुपौल जिले के शिवपुर ब्लॉक वार्ड नंबर 7 में है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता के पास कोई दस्तावेज नहीं है। उनके पति उमेश ऋषिदेव मजदूरी करते हैं और उनके 2 बेटे हैं। एक बेटी की पढ़ाई जीवनशाला में हो रही है और दूसरा गुजरात में मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले बीएलओ उनके घर आए और आधार नंबर व मोबाइल नंबर लिया, लेकिन मुन्नी देवी को चिंता है कि जब दस्तावेज मांगे जाएंगे तो वो क्या करेंगी, क्योंकि मायके से कुछ मिल ही नहीं रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कटिहार की कंचन देवी 1987 के बाद जन्मी हैं और बरारी पंचायत बरारी विधानसभा क्षेत्र की निवासी हैं। उनका मायका कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फालका गांव में है। उन्होंने अपने पति के साथ बीएलओ के पास जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरा है। उनके माता पिता के पास भी कोई कागज नहीं है। पिता ने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके बेटे महाराष्ट्र में काम करते हैं और घर पर कोई नहीं है जो फॉलो अप करे। उनके पति मजदूर हैं और खेती के मौसम में 300 रुपए रोज कमाते हैं, बाकी समय दिहाड़ी पर। कंचन देवी कहती हैं कि मैं 2010 से वोट डाल रही हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, अब अचानक दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं? शादी के बाद कोई लड़की मायके के कागज लेकर नहीं आती है। ये लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? ऐसी ही दिक्कत बहुत ज्यादा महिलाओं को हो रही है। जिला सहरसा की सुमित्रा देवी भी इसी से जूझ रही हैं। उनका कहना है कि वो मुसहर जाति से आती हैं और उनके माता पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उनके पास सिर्फ अपना आधार कार्ड और पति हेरन सदा की पहचान है। वो परेशान है कि उन्हें मृत माता पिता का कौन सा दस्तावेज देना होगा। बता दें, चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को सिर्फ अपनी जन्म तिथि और स्थान का सबूत देना है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने जन्म प्रमाण के साथ किसी एक माता पिता का दस्तावेज देना है। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपना और दोनों माता पिता का जन्म स्थान और तिथि का प्रमाण देना है। अगर माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो बच्चों को उनके कागज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर को ये पता ही नहीं है कि उनके माता पिता का नाम उस लिस्ट में है या नहीं। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद अब देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर यानी मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बता दें, रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव प्रक्रिया का पूरा संचालन करता है। नामांकन, जांच, वोटिंग और गिनती सभी जिम्मेदारियां उसी के पास होती हैं। इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव की सारी जिम्मेदारी अब पीसी मोदी के हाथ में होगी। मालूम हो कि पीसी मोदी की नियुक्ति पहले भी विवादों में रही है। नवंबर 2021 में जब उन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया था, तब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे। उस समय के महासचिव पीपी के रामाचार्युलू को हटाकर पीसी मोदी को लाया गया था, जबकि रामाचार्युलू को नियुक्त हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। विपक्ष ने पूछा था कि आखिर कैसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी महासचिव को हटा दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था, ये फैसला हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। जब संसद का सत्र बुलाया जा चुका था तो इस तरह अचानक महासचिव को क्यों हटाया गया, इसके पीछे की मंशा और उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी इस खूनी संघर्ष के बीच कंबोडिया ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि ने कहा है कि उनका देश थाईलैंड से बिना किसी शर्त के तत्काल युद्ध विराम यानी सीज फायर चाहता है। ये मांग ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच लगातार दूसरे दिन तोपों, मिसाइलों, जेट विमानों, टैंकों और सैनिकों के जरिए
भीषण लड़ाई जारी है। इस बढ़ते तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शुक्रवार को इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलानी पड़ी। इस बंद कमरे में हुई बैठक में थाईलैंड और कंबोडिया दोनों को प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि गजा में हर 3 में से लगभग एक व्यक्ति कई दिनों से बिना खाए रह रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक बयान जारी कर कहा कि कुपोषण बढ़ रहा है और 90,000 महिलाओं और बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है। एजेंसियों का मानना है कि गजा में इस हफ्ते भुखमरी और भी ज्यादा होने वाली है। गजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को कुपोषण से 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुपोषण से मरने वालों की कुल संख्या 122 हो गई है। भारत और मालदीव तकरार के बाद अब पास आ रहे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर का ऐलान किया। यह घोषणा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों के बाद हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। ये मोहम्मद मुइज़ू के रुख में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। कुछ समय पहले तक इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मुइज़ू अब सुधार की ओर दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ दिखावा बताया और कहा कि उनमें कोई असलियत नहीं है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा वो सिर्फ एक बड़ा शो है, उन्हें जितनी अहमियत दी जा रही है वो उतनी बड़ी चीज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से 2-3 बार मुलाकात की है और उनके साथ एक ही कमरे में बैठे हैं। तब मुझे समझ आया ये कोई बड़ा मसला नहीं है, उनमें दम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मीडिया ने उन्हें जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की। मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके यानी ओबीसी के इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता तो मैं उसी समय जाते जनगणना करा लेता। ये मुझसे गलती हुई, ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी कुल मिलाकर करीब 90% है, लेकिन जब बजट बनाने के बाद हलवा बांटा जा रहा था तो वहां 90% की आबादी का कोई नहीं था। देश की 90% आबादी ही प्रोडक्टिव फोर्स है। हलवा बनाने वाले लोग आप हैं, लेकिन हलवा वो खा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हलवा ना खाएं, लेकिन कम से कम आपको भी तो मिले। उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन प्रियंका से पूछेगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जातिगत जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि आपके काम को हिंदुस्तान में सम्मान और भागीदारी मिले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी विंग के भागीदारी न्याय सम्मेलन में कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजी खत्म कर देंगे, लेकिन इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में क्या पढ़ते हैं। हर क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। इसके लिए ये जरूरी है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिया जाए। भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस ने ओबीसी विंग का नया आधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एससी के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के 65%, ओबीसी के 69%, एससी के 51% पद भी रिक्त छोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों ने बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्याएं रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती हैं। राहुल ने कहा कि NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य SC, ST, OBC उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं।
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि देश की सेनाओं को हर समय साल के 365 दिन चौकन्ना और पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। जनरल चौहान ने कहा कि युद्ध में दूसरा स्थान नहीं होता, या तो आप जीतते हैं या हार जाते हैं, इसलिए हर सैन्य बल को हर समय तैयार रहना चाहिए और ऑपरेशनल तैयारियों का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है जो अभी भी चल रहा है। उन्होंने दोहराया कि हमारी तैयारियां 24 घंटे, 7 दिन और पूरे साल बहुत ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। सीडीएस ने कहा कि अब युद्ध का तरीका बदल रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हमें केवल हथियार चलाने वाले सैनिकों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स, टेक्नोलॉजी वॉरियर्स और स्कॉलर वॉरियर्स की भी जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि आने वाला सैनिक सिर्फ बंदूक चलाने वाला नहीं होगा, बल्कि उसे जानकारी, तकनीक और बुद्धिमत्ता, इन तीनों का मास्टर होना पड़ेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.